जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस चैनल पे जो है रेगुलर पर डे PYQ को सॉल्व कर रहे हैं। तो डेली नोटिफिकेशन तो आप लोगों को गिर ही जाते होंगे। तो आशा करते हैं आप लोग भी स्टडी करते होंगे। तो चलिए 5 प्रश्न का टारगेट देते हैं, मात्र 5 प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद अपना स्टडी में लग जाइए। तो टारगेट अपना लोग का है 2026 का अटैम्प्ट जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, खास करके हमारा। बाकी आप लोगों का तो पता नहीं। तो चलिए स्टडी अपना जारी रखना है। तो टारगेट जो 5 प्रश्न का रखे हैं डेली का कवर करने का, तो PYQ 2024 का कंप्लीट रूप से कर लिए हैं और 2025 का कर रहे हैं, हाल ही में जो एग्जाम हुआ था। तो लगभग अभी तक में हमने 26 प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। तो जो हमारा चेकआउट प्रोफाइल चेकआउट करिएगा, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे पूरा एक जगह कर दिए ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो 2-3 क्लिक में आप लोग ढूंढ लीजिएगा। तो ज़्यादा हम यही कहेंगे कि पर डे का एक वीडियो चैलेंजिंग कर लीजिए, रहने दीजिए, मतलब चैलेंज रहने दीजिए कि एक वीडियो देखना है हर हाल में। जिस तरह से हम कर लिए हैं पूरा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करना है और 5 प्रश्न को उसमें सॉल्व करना है पर डे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस दृष्टि से हम अपना तैयारी भी इधर जारी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी अपना टारगेट एक फिक्स कर लीजिए और 5 प्रश्न डेली देखिए। ज़्यादा मन को इधर उधर नहीं दोगाना, एक ही दिन में सारा चीज़ नहीं, सब कुछ नहीं बदलते हैं, ठीक ना। तो इसलिए एक टारगेट सीमित कीजिए और उसी टारगेट को फॉलो कीजिए। तो वैसे ठीक उसी प्रकार हम 5 प्रश्नों को आज सॉल्व करके इस वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो के माध्यम से छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा दोबारा रिवाइज भी हो जाता है, जो कि पूरा मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। तो बस यही आप लोगों से आशा करेंगे कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा भाई को भी, क्योंकि आगे जो 26 में बैठेंगे तो जो भी स्टडी करेंगे आप लोगों के बीच सारा चीज़ साझा करेंगे। तो देखिए अभी हम PYQ कर रहे हैं, बाद से नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे नोट्स PYQ कंप्लीट होंगे तो हम अपना ऑप्शनल जो है फिक्स कर लिए हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस रखेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का जितना भी नोट्स हैं तो थोड़ा थोड़ा करके उन पर भी वीडियो बनाएंगे, ताकि उस टाइम हमारा दोबारा रिवीजन होगा। अभी हालांकि वो पढ़ रहे हैं हम, तो वो नोट्स तैयार कर लिए हैं, तो उस टाइम आपका रिवीजन, आपका नहीं, मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही वीडियो भी पोस्ट कर देंगे। तो बस आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। बाकी सब्सक्राइब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए आज का जो सेशन है वो प्रश्न संख्या 27 से है। तो जो कि अभी देख सकते हैं गाइस, आज जीरोक्स नहीं निकाल पाए, थोड़ा मनी प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मनी कुछ आएंगे पास में, तो कल तो हर हाल में प्रयास ही रहेंगे। तो आज नहीं निकाल पाए। तो 5 प्रश्न, हालांकि कल 6 प्रश्न किए थे, आज 4 ही प्रश्न इसमें है। कल 1 2 3 4 5 6 21-26 तक किए थे। तो वीडियो अवेलेबल है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। बस 6 प्रश्न किए थे। कल बोले थे कि आज का टाइम में हम शायद निकाल लेंगे, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गए थे, तो इसी वजह से नहीं निकाल पाए। तो कोई नहीं, फिर कल कल निकालेंगे तो 5 प्रश्न को सॉल्व जरूर कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहे हैं। इसमें 1 2 3 4 प्रश्न है, चारों को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रश्न संख्या 27, क्योंकि यहाँ पे जो हम सॉल्व कर रहे हैं हमको तो फ्रेश फ्रेश दिख रहे हैं, बट आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं, ठीक ना। इसी वजह से स्क्रीन पे दिख रहे होंगे प्रश्न 27, ठीक है। तो जब तक सॉल्व ना कर लेंगे तब तक दिखेंगे, ठीक है, उसके बाद चेंज हो जाएंगे। देखिए प्रश्न 27 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। कथन 1 कह रहा है, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों तो आप लोग समझते होंगे भूमि, तो भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती है, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। तो अब यहाँ पे इन पे थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, ये सही है या नहीं। क्योंकि नीचा जो है प्रश्न कह रहे हैं कि उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोनों कथन में कौन सही है ये डिसाइड करने के लिए कह रहे हैं। तो कथन 1 हम अभी पढ़े, आप लोग भी पढ़े। तो अब इसमें हमको ये डिसाइड करना, ये जो कहे कथन में जो एग्जामिनर ने बोले हैं क्या वो सही है। यदि सही बोले हैं तो टिक आउट करना है। तो देखिए हम भी कहीं कहीं पढ़े, जहाँ भी पढ़े अपने टीचर के पास, तो उस जगह से ये नोट्स आप बनाए होंगे, हम भी बनाए जैसा कि। तो उस नोट्स को जैसे पढ़िएगा तो समझ में आ जाएंगे कि ये सही है या नहीं। तो देखिए मेरे हिसाब से ये सही है। कैसे सही है, तो देखिए जनवरी में जो है उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सर्दी होती है। तो भूखंड भूखंड तो आप लोगों को जानते ही होंगे ना, भूमि। तो भूखंड की तुलना में तेजी से गर्म, और भूखंड की तुलना में कौन, पानी, ठीक ना। भूखंड की तुलना में पानी, भूखंड पानी की तुलना में, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे। तो भूखंड पानी की तुलना में, ठीक है, क्या भूमि जो है पानी की तुलना में तेजी से गर्म और ठंडा होता है। तो सर्दियों में, खास करके सर्दियों में देखिएगा कि भूमि महासागरों की तुलना में अधिक ठंडी होती है, ठीक है। तो इसलिए अब भूमि की बात करें तो भूमि समताप रेखाएं, समताप रेखाएं तो आप लोग जानते ही होंगे
कि समान ताप वाली रेखाओं को, समताप रेखा शॉर्ट लिस्ट परिभाषा, तो समान तापमान वाली रेखाएं जो होती है। तो विषुवत वृत्त भी जानते हैं, भूमि को जो 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं। तो विषुवत वृत्त जो है विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती है, क्योंकि भूमि पर तापमान भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, तो यानी कि ठंडी भूमि से गर्म भूमध्य रेखा की ओर चलते हैं, ठीक है। तो वहीं सागर की बात करें तो इनके विपरीत सागर की बात करें तो महासागर की, तो महासागर जो है भूमि के तुलना में अपेक्षाकृत गर्म होते हैं, इसलिए समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर मुड़ती है, क्योंकि महासागरों पर तापमान ध्रुवों की ओर घटता है, तो गर्म महासागरों से ठंडी ध्रुवों की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए तो ये कथन सही है मेरे हिसाब से, ठीक। आप देखिए कथन 2 कह रहे हैं जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होता है। बिल्कुल ये भी सही है, इसी से स्पष्ट हो जाते हैं, ठीक ना। तो कैसे, देखिए अभी जस्ट बताए, जैसे कि जनवरी में जो है उत्तरी गोलार्ध में भूमि महासागरों की तुलना में बहुत तेजी से जो है अपनी गर्मी खो देती है और अधिक ठंडी हो जाती है, तो महासागरों में जो है उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है और वे अपने गर्म रहते हैं। तो परिणाम स्वरूप यदि बात करें तो महासागरों के ऊपर की हवा जो है भूमि के ऊपरी हवा से अधिक गर्म होती है। तो इस दृष्टि में देखिए तो 1 और 2 कथन दोनों क्या सही है, और यहाँ देख रहे हैं कि कथन 2 जो है इनकी ही बात कर रहे हैं, यानी कि समताप रेखाओं के व्यवहार का कारण बताता है। तो क्योंकि महासागरों पर हवा भूमि की तुलना में गर्म होती है, यही कारण है कि समताप रेखा जो समान रेखा होती है ना, तो समताप रेखाएं भूमि पर भूमध्य रेखा की ओर और महासागरों पर ध्रुव की ओर मुड़ती है, ठीक है। तो दोनों सही है, और ये जो है इनका व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से देखिए तो इनका सही जवाब कौन सा होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करती है। बिल्कुल सही बात है, कथन 2 जो है इनका व्याख्या भी करता है। क्लियर है, ऑप्शन ए इनका सही जवाब होगा। बाकी आप लोगों के हिसाब से कौन सा आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। अब प्रश्न संख्या 28 की बात करें तो अब देखिए प्रश्न संख्या 28 आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 28 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ 1, 2, 3 कथन दिया हुआ है और अंतिम में कह रहे हैं कि उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है। तो देखते हैं कथन 1, शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चौक एक अत्यंत प्रागमय सेल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अप्रागमय या न्यूनतम प्रागमय सेल के रूप में ज्ञात है। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज आए, चौक और मृत्तिका। तो पहले चौक और मृत्तिका के बारे में जानते हैं। तो यहाँ देखिए हम इसको थोड़ा नीचे लकीर दे दिए ताकि ये 2 टॉपिक याद रहे। तो देखिए चौक, आप लोग जानते हैं चौक किसको कहते हैं, जब टीचिंग करते हैं, सॉरी जब क्लास में रहते हैं तो स्कूल वगैरह में, तो टीचर लोग जो है तो ज़्यादातर पढ़ाते हैं चौक से ही, पेंसिल, वो एक खल्ली जिसे कहते हैं देहाती भाषा में, पेंसिल जिसको कहते हैं ठेठी में, ठीक ना। तो पेंसिल खल्ली से जो लिखते हैं उन्हीं को चौक कहते हैं। तो देखिए चौक, यदि पानी थोड़ा सा, एक उदाहरण रखिए कि 2 बूंद पानी गिरा दिया, चौक को उस पर रख देंगे यानी खल्ली को रख देंगे, तो क्या खल्ली वो सारा पानी चूसेंगे कि नहीं चूसेंगे, सारा पानी चूस लेंगे, अब वो खल्ली के अंदर चल जाएंगे, ठीक ना। तो इस दृष्टि से देखिए तो वो जो है प्रागमय तो रहते हैं, तो इसलिए वो ये सही होंगे। चलिए इनको थोड़ा क्लियर से समझ लेते हैं। तो चौक को देखिए, चौक जो है एक प्रकार का चूना पत्थर है जो बहुत सरंध्र होते हैं। तो सरंध्र जानते ही होंगे, प्रॉस अंग्रेजी में कहते हैं, इसे कुछ प्रॉस कहते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी ही जानते हैं सरंध्र, सरंध्र, ठीक ना। हालांकि ऊपर लिखा हुआ भी होंगे सरंध्र जो है, यानी इसमें कई छोटे छिद्र होते हैं, इसमें पेंसिल में, चौक में, ठीक ना, कई छोटे छिद्र होते हैं। तो इन छिद्रों के कारण ही पानी जो है इसमें आसानी से गुजर सकता है, तो इसलिए यह अत्यंत प्रागमय होता है, चौक अत्यंत ही प्रागमय होता है, ठीक है। तो इस दृष्टि से भी सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मृत्तिका भी दिया हुआ है, तो मृत्तिका देखिए जैसे अंग्रेजी में क्ले कहते हैं, क्ले CLAY क्ले, ठीक है ना, अंग्रेजी नाम है। तो मृत्तिका के कण बहुत महीन होता है और एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, तो जिससे उनके बीच पानी के लिए बहुत कम जगह बचती है,
तो नतीजतन ये होता है कि मृतिका पानी के लिए अपरागमय या न्यूनतम प्रागमय होती है, ठीक है ना, लेकिन इसमें पानी अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो इसलिए चाहे इनको ज़्यादा ज़्यादा नहीं कर सकते, मीडियम में रहते हैं, तो इसलिए ये सही हो जाएंगे। तो यहाँ वो बात बोले भी हैं कथन में कि नितांत अपरागमय या न्यूनतम प्रागमय सेल के रूप में ज्ञात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वही कथन 2 की बात करें, चौक सरंध्र होता है अतः जल अवशोषित कर सकता है, बिल्कुल इससे अभी स्पष्ट हो गए। वही उदाहरण मान लीजिए 2 बूंद पानी रख दीजिए किसी जगह और उस पर चौक रख दीजिए, पता चलेंगे कि पानी चौक में घुस गए, ठीक है ना, यानी कि अवशोषित कर लिए पानी को, ठीक है। तो इसलिए सरंध्र का अर्थ है कि इसमें जो है छिद्र होते हैं और चौक में कई सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तो इन छिद्रों के कारण ही चौक पानी को सोख सकता है, यानी कि अवशोषित कर सकता है। तो चौक की सांद्रता ही उसकी प्रागम्यता का कारण है, बिल्कुल सही है कथन 2 भी। कोई डाउट? नो डाउट। अब कथन 3, कथन 3 कह रहे हैं मृतिका बिल्कुल ही सरंध्र नहीं है, जैसा कि यहाँ पे अभी टिक किए कथन 1 सही है। कैसे सही है? क्योंकि ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत न्यूनतम में आते हैं मृतिका, इसी वजह से कथन 1 भी सही हुआ था। लेकिन वही कथन 3 कह रहे हैं मृतिका बिल्कुल ही सरंध्र नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है ना। क्यों? बिल्कुल नहीं कह सकते इनको, ठीक ना, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ये बिल्कुल कहना गलत बात है। देखिए मृतिका में भी जो है बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, हालांकि उनकी मात्रा बहुत कम होती है और वे एक दूसरे से जो है बहुत कम जुड़े होते हैं। इसकी अपरागम्यता मुख्य रूप से जो है इसके कणों के बहुत छोटे छोटे आकार और उनके बीच की रासायनिक बंधनों जो होते हैं, रासायनिक बंधनों के कारण होती है, तो ना कि पूरी तरह से ये सरंध्रता की अनुपस्थिति के कारण। तो पानी के अणु जो है बहुत धीमी गति से इन सूक्ष्म छिद्रों से होकर गुजर सकते हैं या उनमें चिपक भी सकते हैं, तो इसलिए इनको हम कंप्लीट रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि ये सरंध्र नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएंगे कथन 3। यदि आप लोग कहिएगा यस, तो ये यदि सही होते हैं तो इस दृष्टि से कथन 1 भी आपका गलत हो जाएंगे, तो केवल कथन 2 वाला ही टिक करिएगा, ठीक है। तो केवल कथन 2 कैसे करिएगा, यहाँ डायरेक्ट जो भी कह रहे हैं सीधी सीधी बातें कह रहे हैं, तो इसलिए कथन 3 गलत होगा ही, ठीक है। तो 1 और 2 सही है। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा होता है। तो ऑप्शन कह रहे हैं कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है। कथन 2 और 3 तो गलत है भाई, एक गया। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। 2 और 3 दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही, 3 तो भाई सही नहीं है, तो पहले कट गया। वहीं सी की बात करें, कथन 2 और कथन 3 में से एक सही है, कथन 2 और 3 में से एक सही है, तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है, बिल्कुल ये सही है। 1 2 को में 1 सही है, तो ये सही है। और ये जो है कथन 1 की व्याख्या करता है, बिल्कुल ये इनका व्याख्या भी करता है, तो इस तरह से 1 और 2 सही है और कथन 2 इनका व्याख्या भी करता है, इस तरह से ऑप्शन इनका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब डी क्यों नहीं होगा? ना तो कथन 2 सही है और ना ही कथन 3, ये बिल्कुल गलत बात है, कथन 2 सही है। तो इस दृष्टि से देखिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 28 का। क्लियर हुए? कोई डाउट? नो डाउट। तो चलिए प्रश्न संख्या 29 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहे हैं, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 29 आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। प्रश्न 29 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है, ये भी बातें सही है। अब कैसे सही है, पहले नीचे देखते हैं, सही को ढूंढने कह रहे हैं या गलत को। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, बिल्कुल सही चीज को ढूंढना है। तो देखिए वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है, क्योंकि वायुमंडल जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ऊष्मा को जो है रोककर पृथ्वी की तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसी वजह से ये चीज सही है। वहीं बात करें कथन 2 की, कथन 2 कह रहे हैं वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित यानी कि ट्रैम्प्ड ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही बात है, जैसा अभी की कथन 1 में आपको बताए। यह कथन 1 में बताया और कथन 2 के अनुकूल बता रहे हैं कि यह जो ग्रीन हाउस प्रभाव का वर्णन करता है, वह वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें अवरक्त विकरण को भी अवशोषित करती है और पुनः उत्सर्जन करती है, जिससे यह गर्म रहता है और एक अनुकूल औसत तापमान बना रहता है, ठीक है, इसलिए ये भी सही होगा। अब कथन 3 की बात करें तो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है।
कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस विकिरण को अवशोषित करने के लिए, पाशित करने के लिए विशेष रूप से क्या है, उत्तम है। ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, जिसका अर्थ है कि यह अवरक्त विकिरण को अवशोषित और पुनः उत्सर्जित करने में बहुत प्रभावी है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। इसी वजह से ये चीज़ सही है। तो 1 2 तीनों सही है। तो भाई साहब अब ऑप्शन में ढूंढते हैं 3 कहाँ पे है। 1 2 ये गलत हो गया, 1 3 करे थे, 1 2 यहाँ करे, ये भी गलत हो गया, 1 2 3 ये सही हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सी 29 का सही जवाब है। क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स भाई साहब आपके लिए खाली है, फटाफट छाप दीजिए जो भी डाउट है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 30 आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 30 आप भी पढ़िए। देखिए प्रश्न संख्या 30 कह रहा है राष्ट्रीय गौकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किस पे? राष्ट्रीय गौकुल। तो देखिए कथन एक कह रहा है यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। भाई साहब ये बात तो बिल्कुल सही बोले। आप कैसे सही है ये समझ लीजिए। देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में बोल रहे हैं, तो यह जो है एक प्रमुख उद्देश्य था कि ग्रामीण आजीविका में सुधार करना। ठीक ना? किसका? राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य था कि गांव का जो आजीविका है उसमें सुधार करना। तो बात करें भारत में कम ग्रामीण उत्पादकता वाले पशुधन अवसर छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं, जो उनकी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक ना? तो जो उनकी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, तो नस्ल सुधार से इन पशुओं की उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण गरीबों का उत्थान होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ भी है। कथन तो हालांकि सही भी है, लेकिन जब इनको पढ़िएगा इस दृष्टि से, बाद में बताएंगे जब नोट्स एनालिसिस करेंगे ना, उस टाइम बताएंगे इससे इस मिशन से क्या हानियाँ है, खास करके पर्यावरण में, खास करके पशु को लेकर के। ठीक है, लेकिन अभी हम उतना चीज़ नहीं बता सकते हैं। बस प्रश्न के एंगल से देखना है और सटीक आंसर ढूंढना है बस। ज़्यादा यदि सोचिएगा तो इसी में उलझ जाइएगा, बाकी सब छूट सकते हैं, इसलिए उलझना उतना नहीं है। तो आप भी पढ़ लीजिएगा सर्च करके राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और इनको पर्यावरण से थोड़ा जोड़िएगा। उसके बाद आपका माइंड थोड़ा तो ज़रूर डेवलप हो जाएंगे। मेरे ख्याल से हद से ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, खास करके पशु से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बाकी ये कथन सही है। कथन में जो एग्जामिनर ने जो कथन कहे वो बिल्कुल एग्जामिनर साहब ने सही कहा। वहीं कथन 2 जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसे वैज्ञानिक रूप में और सॉरी बोलते बोलते थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। तो इसे वैज्ञानिक रूप से, कितना गलती होंगे भाई साहब, इसे वैज्ञानिक रूप में और साकल्यावादी रूप में देशज गौ पशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। ये जो मिशन था, ये अभी जो वन में समझा है कि इनका मुख्य उद्देश्य था, क्या था? गांव का जो आजीविका है उनको सुधारना। ठीक है, उनको सुधारना। उसी प्रकार से और यहाँ पे कहा गया कि नस्ल सुधार से जो है इन पशुओं की उत्पादकता मतलब बढ़ेगी। ठीक ना? जिससे ग्रामीण गरीबों का उत्थान होगा। अब आप लोग बताइए, छोटी सी बात, ज़्यादा हम नहीं पूछते हैं। जैसे पहले ज़माना में आपका पुराना जो हम लोग गांव देहात में जिसे कहते हैं देसला, जर्सी, इस तरह से, तो जो नस्ल बढ़ाते हैं तो उसे हम लोग ज़्यादातर जर्सी वगैरह कहते हैं। तो क्या ये जो उत्पादन हो रहे हैं जर्सी देसला के मुकाबले में सही है या नहीं, ये बाकी आप लोग कमेंट में बोलिएगा। तो इन लेवल से देखिएगा तो नहीं, यदि बिजनेस के लेवल से देखिएगा तो गवर्नमेंट का अलग ही माइंड था। ठीक है, बहुत सारी इसमें प्रश्न छिपे रहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे तो लगभग हम प्रश्न धीरे धीरे प्रश्न भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि माइंड वहाँ चल जाते हैं उस तरह से। तो उस तरह से माइंड को भी भटकाना नहीं है। माइंड को कहते हैं हे माइंड तुम शांत होकर सामने जो प्रश्न आया इनको सोल्व कर दें। ठीक है, चलिए, तो ये भी बिल्कुल सही है भाई साहब। देखिए कैसे सही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो स्वदेशी गौजातीय नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था। इसमें वैज्ञानिक तरीके जैसे आपका हो गया कृत्रिम गर्भाधान हो गया, सेक्स सॉर्टेड हो गया, सीमेन का उपयोग हो गया, और समग्र दृष्टिकोण जैसे जिसमें नस्ल सुधार, दूध उत्पादन में वृद्धि करना, रोग नियंत्रण और पशुधन प्रबंधन शामिल था। तो दोनों ये सब चीज़ शामिल था। तो इस तरह से दोनों सही है। तो अब सही जवाब वही होंगे जिसमें दोनों ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो
सी कह रहे हैं कि 1 और 2 दोनों सही, तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। बाकी एग्जामिनर इनका कौन सा आंसर रखें पता नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन को यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि आगे जीरोक्स निकालना होगा। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। बाकी ये सब जो अभी प्रश्न किए, प्रश्न संख्या 30 को लेकर के, ये सबको आप स्वयं स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने अंदर रखिए अभी, क्योंकि इनको ज़्यादा कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएंगे बहुत। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके थोड़ा बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर कल जीरोक्स के साथ मिलेंगे, प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट। हम सब करके जाइएगा प्लीज़।